इसलिए मैं बार बार ये बताते रहता हूं। तो मैं बहुत खास बात आप लोगों को समझा रहा हूं। आदिवासियों को रियल पावर मिलता, ये बात जब अनुसूचित जाति के लोग देखते, अनुसूचित ओबीसी के लोग देखते और माइनॉरिटी के लोग देखते, तो वो क्या कहते, जो आदिवासियों को अधिकार दिया वो हमको भी दो, जो आदिवासियों को अधिकार दिया वो हमको भी दो। आंदोलन शुरू हो गया होता आजाद भारत में। तो ब्राह्मणों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता। इसलिए ब्राह्मणों ने क्या प्लान बनाया कि आदिवासी लोगों को ये जो आदिवासी का सेपरेट इलेक्टोरेट है ये लागू नहीं होना चाहिए, और इनको अनुसूचित जाति को गांधी जी के द्वारा जबरदस्ती से जो पुनः पैक्ट लागू किया गया और सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करके उनको जॉइंट इलेक्टोरेट लागू किया। जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि आदिवासी क्षेत्र में जो नॉन आदिवासी लोग रहेंगे उन लोगों को आदिवासियों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा। जब नॉन आदिवासियों को आदिवासियों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होगा तो कोई भी आदिवासी आदमी यही सोचेगा कि यदि मैं ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के विरोध में काम करूंगा तो अगले चुनाव में मुझे टिकट ही नहीं मिलेगा, तो मैं चुनाव कैसे जीतूंगा। इसलिए योजना बनाई गई कि आदिवासियों को जॉइंट इलेक्टोरेट लागू कर दिया जाए ताकि आदिवासी चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के वोटों पर अवलंबित रहे। यदि इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं है और केवल आदिवासी आदिवासी ही है, हमारे साथी ने यह भी मुद्दा उठाया, उसका भी जवाब मैं दे देता हूं कि वो पंचायत का सदस्य आदिवासी है, सरपंच भी आदिवासी है, तालुका का सदस्य भी आदिवासी है, तालुका पंचायत का प्रमुख भी आदिवासी है, जिला पंचायत का प्रमुख भी आदिवासी है, मगर वो या तो कांग्रेस पार्टी का है या तो बीजेपी का है। ये ध्यान रखो, या तो कांग्रेस पार्टी का है या तो वो बीजेपी का है। और जब तक वो कांग्रेस और बीजेपी का है वो पार्टी लाइन के विरोध में जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि उसने पार्टी लाइन के विरोध में काम किया तो अगले चुनाव में उसको वो टिकट मिलने वाला नहीं है। और आदिवासी आम जनता को यह जागृति नहीं है कि हमको इंडिपेंडेंट जो आदमी है उसको चुनकर भेजना चाहिए। ये जागृति हमारे लोगों के अंदर हम लोगों ने की नहीं। हमने अपना कोई संगठन नहीं बनाया, हमने अपनी कोई ताकत नहीं पैदा की, अपनी कोई शक्ति पैदा नहीं की। इसलिए वो जिला पंचायत का अध्यक्ष है मगर इधर नांदेड़ में एक ट्राइब के महिला को समाज कल्याण का सभापति बनाया। उसने प्राइवेट में हमारे लोगों को बताया मुझे कुछ करने ही नहीं देते, सब वही निर्णय करते, मुझे बाद में बताते, मुझे कुछ करने ही नहीं देते, सारा निर्णय वही करते हैं और बाद में मुझे बोल देते हैं कि मैडम ऐसा ऐसा हमने कर लिया है। निर्णय में हिस्सेदार भी नहीं बनाते, निर्णय ले लेते हैं और बाद में कम्युनिकेट कर देते बस। हमने उनको कहा आप भाग्यशाली है, कम से कम आपको कम्युनिकेट करते। ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, वो लाल दिए के गाड़ी में घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, चपरासी है, खाना खिला रहा है, दरवाजा खोल रहा है, ड्राइवर कर रहा है, अच्छा कोठी दिया गया है, वो उसी में खुश है। बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि हमारे लोगों को पावर के नाम पर पोजीशन दिया जाता है और वो पोजीशन को ही पावर मानता है, वो पोजीशन को ही पावर मानता है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा द पोजीशन एंड द पावर, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड पावर। पोजीशन का क्या मतलब है? बढ़िया कोठी, लाल दिए की गाड़ी,
एक चपरासी, एक कैबिन, एक ड्राइवर, दरवाजा खोलने के बाद उतरने के लिए, नमस्कार करने के लिए। ये जो है ये है पोजीशन। अच्छा, पावर का क्या मतलब है? आंतरिक और बाह्य प्रभाव से मुक्त रहकर निर्णय करने का अधिकार ही पावर है। आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रभाव से मुक्त रहकर, स्वतंत्र होकर, मेरे समाज के लिए कौन सा अनुकूल है, मेरे समाज के फायदे में क्या है, वो किसी बाहरी और आंतरिक प्रभाव से मुक्त रहकर फैसला लेने का अधिकार ही पावर है। और वो जो लोग हैं पार्टी कांग्रेस या बीजेपी, वो एससी और एसटी के लोगों को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट का क्या मतलब है? देखो, वो भी आपको बता देता हूं। दोज हु नॉमिनेट, पावर किसका है? दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है उसका पावर है। यदि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट के आदमी को नॉमिनेट किया, यदि बीजेपी ने शेड्यूल ट्राइब के आदमी को नॉमिनेट किया, तो पावर पार्टी का है, जिसको नॉमिनेट किया उसका नहीं है। यदि उसने जिसको नॉमिनेट किया उसने पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो उसका बंदोबस्त करते हैं और उसको उसके विरोध में बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और लाकर उसको हटाया भी जा सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने अपना सारा तकनीक बना के रखा हुआ है। इसलिए दोज हु नॉमिनेट, जो नॉमिनेट करता है उसका पावर है, जिसको नॉमिनेट किया जाता है उसका पावर नहीं है। तो ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। हमारे कितने पढ़े लिखे लोगों को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन का फर्क समझ में आता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बात बता रहा हूं। गांधी ने 24 सितंबर 1932 को जॉइंट इलेक्टेड अनुसूचित जाति के लोगों पर थोपा और फिर आदिवासियों ने जॉइंट इलेक्टेड आदिवासियों को दिया जाना चाहिए, ऐसी कोई डिमांड किए बगैर आदिवासियों को कांग्रेस के अनियंत्रित बहुमत ने, जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में था, उन्होंने जॉइंट इलेक्टेड आदिवासियों को लागू किया। और जॉइंट इलेक्टेड लागू करने के बाद आदिवासियों को क्या हुआ? जैसे अनुसूचित जातियों में दलाल और भड़वे पैदा होना शुरू हुआ, वैसे ही दलाल और भड़वे आदिवासियों में पैदा होना शुरू हो गया। जो लोग दलाल और भड़वे होते हैं, वो दलाल और भड़वे पैदा करने वाले लोगों की ताकत है। दलाल की अपनी कोई ताकत नहीं होती है, जो दलाल पैदा करता है उसकी ताकत होती है। दलाल में जीनियन कैपेसिटी नहीं होती है। जो दलाल पैदा करता है क्षमता उसकी है, उसकी पावर है। इसलिए वो जो पावरफुल आदमी है वो नॉमिनेट करता है, इसलिए वो कमजोर से कमजोर आदमी को नॉमिनेट करता है। और जो आदमी कमजोर से कमजोर नॉमिनेट किया जाएगा, वो पावर को समझने वाला ही नहीं होता है, तो एक्सरसाइज कहां से करेगा? अंडरस्टैंडिंग द पावर एंड एक्सरसाइजिंग द पावर। जब उसको पावर समझ में ही नहीं आता, तो एक्सरसाइजिंग कहां से करेगा? ये बातें हमारे लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जॉइंट इलेक्टेड रूट कॉज है। और यदि जॉइंट इलेक्टेड में ज्यादा एससी और एसटी का पढ़ा लिखा आदमी हो, तो वो ज्यादा से ज्यादा धोखेबाज होता है। ये हमारे महाराष्ट्र में मुनगेकर है, वो डॉक्टर है, पीएचडी है। डॉक्टर मुनगेकर का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र के कुछ लोग आए हैं। वाइस चांसलर था पूना का। पूना की यूनिवर्सिटी बम्बनों की यूनिवर्सिटी है, बम्बनों की यूनिवर्सिटी का वो वाइस चांसलर था। पूना में भी शायद कुछ दिन था, फिर बाद में उधर बॉम्बे में था। तो इस तरह से मुनगेकर एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ज्यादा बेईमान है। क्यों? उसके मालूम है, अगर मैं ऐसा बेईमानी नहीं करूंगा
तो कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देगी, ज्यादा बेईमानी करूंगा तो गारंटी से अगली बार भी मिलेगी। तो अब क्या है, बेईमानों में, धोखेबाजों में दुनिया में वैसे कंपटीशन है, बेईमानों में भी कंपटीशन है, धोखेबाजों में भी कंपटीशन है। ये मेले का एक चुनाव क्षेत्र है, 10 चुनाव लड़ने वाले हैं, इसका मतलब 10 धोखेबाज है। 10 धोखेबाज में से कांग्रेस को और बीजेपी को एक धोखेबाज को चुनना है। अब जो सबसे ज्यादा धोखेबाज होगा उसी का नंबर लगेगा ना। देखो मैं बहुत खास बात बता रहा हूं, काल्पनिक नहीं है, ये हाइपोथेटिकल बात नहीं बोल रहा हूं। पार्टी में काम करते वक्त करते 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 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, तो 10 लोगों का बीजेपी और कांग्रेस को अनुभव होगा ना कि इसमें से कौन आदिवासी ज्यादा धोखेबाज आदमी है। और धोखेबाजी पार्टी को नहीं, पार्टी का निष्ठावान आदिवासियों के प्रति धोखेबाजी। 2 बातें, 2 गुण होना चाहिए। एक वो आदिवासियों के साथ धोखेबाजी करने वाला होना चाहिए, मगर निष्ठावान होना चाहिए पार्टी के प्रति। ये 2 गुण जरूरी है। तो उसमें कंपटीशन होता है धोखेबाज लोगों में। जो ज्यादा धोखेबाजी करने वाला होता है पार्टी उसको नॉमिनेट करती है। जब ज्यादा धोखेबाज को नॉमिनेट करती है तो ज्यादा धोखेबाज आदमी तो पहले से जानबूझकर उसको सिलेक्ट किया गया है, तो वो आदमी आदिवासियों का काम करेगा। जैसे अनुसूचित जाति के ज्यादा से ज्यादा धोखेबाज, जैसे जगजीवन राम का नाम हमने सुना, बाबा साहब आंबेडकर के विरोध में कांग्रेस ने जगजीवन राम को पैदा किया। ये नेशनल लेवल का दलाल था, ये राष्ट्रीय स्तर का दलाल था। अब आदिवासी में ऐसा कोई दलाल तो मैंने राष्ट्रीय स्तर का देखा नहीं, मगर आदिवासियों के अभी राष्ट्रीय स्तर के या अनुसूचित जाति में भी अभी सोनिया जी ने सुशील कुमार शिंदे जो है जगजीवन राम की जगह उसको रखा है, अभी रखा है। भाई जगजीवन राम और सुशील कुमार शिंदे में बहुत अंतर है। तो उसको लोकसभा में विरोधी दल का नेता बनाया सोनिया ने, बाद में देखा कि ये उधर पार्लियामेंट में जवाब ठीक से नहीं दे रहा है, तो जवाब देने की जिम्मेदारी चिदंबरम की लगाई, नेता विरोधी दल की जिम्मेदारी सुशील कुमार की लगाई। जवाब उसको देने के बजाय जवाब देने की जिम्मेदारी चिदंबरम की लगाई पार्लियामेंट में। चिदंबरम जो है वो साउथ इंडिया का वैश्य है, बढ़िया आदमी है, होशियार आदमी है, हार्वर्ड में पढ़ा लिखा है, बढ़िया अंग्रेजी, अमेरिकन अंग्रेजी बोलता है, तो उसको जवाब देने के लिए रखते हैं। तो इस तरह से ये जानकारी रखने के लिए सारी विस्तार से आपको बता रहा हूं। तो रियल रिप्रेजेंटेशन और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन, जिसको बाबा साहब आंबेडकर ने दलाल कहा, बड़वा कहा, पिट्ठू कहा, पिछलग्गू कहा, चमचा कहा और कुत्ता भी कहा, पूछ हिलाने वाला,